वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फार्मास्यूटिक्स का ही एक टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी क्वेश्चंस इससे पुट अप होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट एग्जाम की, जीपीएट एग्जाम की या ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं उनका आप अच्छे से देखिएगा, साथ ही साथ इसको अच्छे से समझिएगा जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। देखिए, अगर आप फार्मा कंसेप्ट ऐप पर पहली बार आए हैं तो अपने सारे दोस्तों को भी बताइएगा कि इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेगी। और यहाँ पे जो भी आपको अवेलेबल मिलेगा उसमें 10, 20, 30, 40% तक डिस्काउंट भी मिलेगा कई कई कोर्सेज में। तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। अपने दोस्तों को भी इस चीज के लिए बताइएगा, ठीक है ना, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके इस कोर्स से। देखिए, इस फार्मा कंसेप्ट कोर्स का जो मेन एम है वो यही है कि कम से कम पैसों में जो बच्चे हैं उनको अच्छी गुणवत्ता क्वालिटी वाइज टॉपिक कवर करवाया जा सके, जिससे कि सभी को एजुकेशन में फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है पेरेंटल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंटल्स के बारे में। पेरेंटल्स होता क्या है? देखिए, ये एक प्रकार की स्टेरॉइड डोजेस फॉर्म है। स्टेरॉइड का मतलब जब कभी भी इस तरीके की डोजेस फॉर्म बनाई जाती है तो स्टेरिलिटी चेक की जाती है ना। तो स्टेरॉइड प्रोडक्ट आर डोजेस फॉर्म ऑफ थेरेप्यूटिक एजेंट दैट आर फ्री ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर जो भी वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते हैं, इसलिए इसको स्टेराइल प्रोडक्ट कहा जाता है। स्पोर फॉर्म या फिर जो भी वायबल काउंट है वो जीरो रहती है, ठीक है ना। अगर हम देखें कि स्टेराइल प्रोडक्ट कौन कौन से और होते हैं डोजेस फॉर्म में, तो सबसे पहला हो गया पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स। पेरेंट्रल का मतलब जो एंट्रल होता है ना, इंटेस्टाइन, उससे अलग, यानी डायरेक्ट ब्लड में जाता है या फिर दूसरे रूट से जो दिया जाता है, ओरल रूट से, एंट्रिक रूट से नहीं दिया जाता है, उसको हम पेरेंट्रल प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हो गया, इंट्राडर्मल इंजेक्शन हो गया, आईवी इंजेक्शन हो गया, ये सारे के सारे पेरेंटल प्रोडक्ट में आते हैं, ठीक है ना, जो इंजेक्टेबल्स हैं। इसके अलावा आता है आपका ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, जो आई के अंदर इंस्टिल किया जाता है, आई के अंदर लगाया जाता है। वो भी आपकी स्टेरॉइड डोजेस फॉर्म होती है, इस चीज का ध्यान रखें। उनमें भी स्टेरिलिटी मेंटेन होनी जरूरी है। इसके अलावा इरिगेटिंग प्रिपरेशन, जो कि आपकी जैसे कि वेजाइना के अंदर उसको इरिगेशन करने में काम आती है, वॉशिंग करने में काम आता है। तो ऐसी प्रिपरेशन भी आपकी स्टराइल होनी जरूरी है, जिससे कि वहां पे इन्फेक्शन नहीं हो सके। तो इरिगेटिंग प्रिपरेशन भी स्टराइल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आती है। तो स्टराइल प्रोडक्ट कौन कौन से हो गए? पेरेंटल प्रोडक्ट हो गए, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट हो गए एंड इरिगेटिंग प्रिपरेशन आपकी स्टराइल डोजेस फॉर्म होगी। देखिए, अगर हम अलग अलग स्टराइल प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक देखें, सॉरी, अलग अलग करेक्टरिस्टिक देखें कौन कौन सी इसकी करेक्टरिस्टिक होती है, तो सबसे पहला यही है कि दीज मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल कंटामिनेशन। इनमें कभी भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। ये हमेशा माइक्रोबियल कंटामिनेशन से फ्री होनी चाहिए। कौन? स्टेराइल डोजेस फॉर्म माइक्रोबियल कंटामिनेशन से फ्री होनी चाहिए। दीज मस्ट बी फ्री फ्रॉम टॉक्सिक कंपोनेंट एंड पजेज हाई लेवल ऑफ प्योरिटी। इनके पास बहुत ही ज्यादा लेवल में प्योरिटी होनी जरूरी है। ये पायरोजन फ्री होने चाहिए, ठीक है। और इनका जब कभी भी हम कंपाउंडिंग करते हैं तो एक्यूरेटली एंड करेक्टली कंपाउंडेड होनी चाहिए, क्योंकि ये कई इसमें जो ड्रग है, डोजेस फॉर्म है, इसमें जो ड्रग रहती है वो डायरेक्ट हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है। तो उसमें जो वेइंग वगैरह होनी चाहिए ना, वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। साथ ही साथ इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो स्टेबल होनी चाहिए एंड मस्ट बी पैक्ड इन सच ए मैनर दैट एज्यूम मेंटेनेंस ऑफ देयर क्वालिटी अंटिल यूज्ड। यानी जब कभी भी हम इसको पैक करें तो उसकी पैकिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि इसके अंदर जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे, इनकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। इसकी पैकिंग इस तरीके से होनी चाहिए। साथ ही साथ स्टेराइल डोजेज फॉर्म अगर कोई भी है, स्टेराइल प्रोडक्ट कोई भी है, चाहे पेरेंटल हो, ऑप्थेल्मिक हो या इरिगेटिंग प्रिपरेशन हो, तो उन सभी को मैन्युफैक्चर कहाँ किया जाता है? क्लास 100 क्लीन एरिया में मैन्युफैक्चर किया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्टेराइल प्रोडक्ट को कौन से एरिया में मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इनको क्लास 100 क्लीन एरिया में मैन्युफैक्चर किया जाता है। देखिए, मैं आगे आपको बताऊंगा क्लास 100 क्लीन एरिया का मतलब क्या होता है। जब हम अलग अलग एरिया की क्लासेस पढ़ेंगे तब मैं आपको इन सभी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एरिया पर। देखिए, अभी हमने क्लास 100 देखा ही था, तो ये आपका ग्रेड 1 कहलाता है, ग्रेड ए। क्लास 100 एरिया क्या कहलाता है? ग्रेड ए एरिया। देखिए, क्लास 100 का मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल काउंट है, जो एयर के अंदर पार्टिकल काउंट है पर क्यूबिक फीट के अंदर, यानी अगर हम क्यूबिक फीट का स्क्वायर ले, इधर इतना 1 क्यूब, इतना भी 1 क्यूबिक फीट, इतना और इतना, तो इस एरिया के अंदर जो आपका
पार्टिकल काउंट है वो नॉट मोर देन 100 होना चाहिए, नहीं 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 100 पर क्यूबिक फुट। और वो भी पार्टिकल की साइज कितनी, 0.5 माइक्रोन के पार्टिकल, है ना, या फिर उससे लार्जर साइज के पार्टिकल। इतने नहीं होने चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ऐसा जो एरिया है वो क्या कहलाता है, क्लास 100 एरिया कहलाता है, या फिर ग्रेड ए एरिया कहलाता है। इसी एरिया को हम स्टेराइल और एसेप्टिक एरिया भी कहते हैं। और जितनी कितनी भी एसेप्टिक प्रिपरेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर फिलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स है, वो सबका सब कहाँ होता है, ग्रेड ए या फिर क्लास 100 एरिया में होता है। देखिए क्लास 100 का वापस मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। पार्टिकल काउंट इन एयर इज नॉट मोर देन 100 पर क्यूबिक फुट ऑफ 0.5 माइक्रोन एंड लार्जर साइज। तो ये आपका कहलाता है ग्रेड ए एरिया ना। ये स्टेराइल एंड एसेप्टिक एरिया भी है। इसमें एसेप्टिक प्रिपरेशन और जो फिलिंग ऑफ प्रोडक्ट होता है वो इसी एरिया के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं ग्रेड बी यानी कि क्लास 1000 एरिया की। देखिए ग्रेड बी का मतलब क्या हुआ, ऐसा एरिया जो बैकग्राउंड रूम कंडीशनर रखता है वो आपका ग्रेड बी कहलाता है। देखिए ग्रेड बी का मतलब हो गया क्लास 1000 एरिया, वो ये बैकग्राउंड रूम कंडीशन के लिए होता है। यानी जो भी आप क्लास 100 एरिया या फिर ग्रेड ए एरिया बना रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड वाला जो रूम कंडीशन होता है उसमें क्लास 1000 एरिया होना चाहिए या फिर ग्रेड बी एरिया होना चाहिए। इसके बाद में आता है आपका ग्रेड सी जिसे हम बोलते हैं क्लास 10,000 एरिया, है ना, ग्रेड सी। ये कौन सा एरिया होता है, इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन टू बी फिल्टर्ड। जो भी सॉल्यूशंस को आपको फिल्टर करना है उसको हम ग्रेड सी एरिया में बनाते हैं, या फिर गाउनिंग वगैरह करना है, कपड़े चेंज करते हैं जो वहां पे वर्क करते हैं, या फिर जो भी क्लीन कंटेनर को हैंडल करते हैं, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग एरिया वो आपके ग्रेड सी में आएंगे। और बाद में आता है आपका ग्रेड डी एरिया जिसे क्लास 1 लेक एरिया बोलते हैं। इसमें हैंडलिंग ऑफ कंपोनेंट आफ्टर वॉशिंग, पैकेजिंग एंड स्टोरेज एरिया, ये आपका ग्रेड बी एरिया कहलाता है। देखिए इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं हिपा फिल्टर से रिलेटेड। जो हिपा फिल्टर होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। देखिए ये लेमिनार एयर फ्लो चेंबर के अंदर हिपा फिल्टर लगे हुए रहते हैं। लेमिनार एयर फ्लो चेंबर की बात करें तो मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना के बता रहा हूँ। और ये जो सो स्टेराइल प्रोडक्ट है, स्टेराइल वर्किंग टेबल है, इसमें इस तरीके से एक बेंच लगी हुई है, लेमिनार एयर हुड लगा हुआ रहता है और ये क्लोज रहता है ऐसे, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्या होता है, ये वर्किंग एरिया है, ठीक है, यहाँ पे बैठ के जो भी आपको स्टेराइल प्रोडक्ट का काम करते हैं वो करते हैं। सामने से यहाँ फिल्टर लगा हुआ रहता है और यहाँ से एयर अंदर की तरफ आती है, ठीक है ना। तो ये जो फिल्टर एरिया लगा हुआ रहता है दैट इज कॉल्ड हिपा फिल्टर। यहाँ पे हिपा फिल्टर लगा हुआ रहता है और इससे एयर फिल्टर होके इस तरफ आती है। तो यहाँ पे जो भी अपन वर्किंग बेंच पे अपन वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टेराइल स्टेरिलिटी एरिया मेंटेन रहता है। तो ये हिपा फिल्टर का पूरा नाम है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, है ना। ये लेमिनार एयर फ्लो चेंबर में रहती है जहाँ पे अपन वर्क करते हैं। ये टेबल बनी हुई है लेमिनार एयर फ्लो चेंबर की, वो सामने से क्लोज है और यहाँ हिपा फिल्टर लगा हुआ है ना। देखिए इसकी अगर हम एफिशिएंसी देखें हिपा फिल्टर की तो ये 99.97% रहती है। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हिपा फिल्टर की एफिशिएंसी कितनी होती है। ये 99.9% 7% एफिशिएंसी इसकी रहती है टू रिमूव पार्टिकल ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर साइज। यानी 0.3 माइक्रोमीटर साइज के जो पार्टिकल है या इससे बड़ी साइज के पार्टिकल है इसको ये रिमूव कर देता है कितना, 99.97% तक इसकी इतनी एफिशिएंसी है ना। एक बार तो इसका ये है ना हिपा फिल्टर का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया था कि हिपा की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। देखिए हिपा फिल्टर के अंदर जो एयर फ्लो रेट होती है जहां से एयर फ्लो होकर आती है इधर से, वो रहती है आपकी 100 प्लस माइनस 20 फीट पर मिनट। क्या रहती है, 100 प्लस माइनस 20 फीट पर मिनट। ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका इवेल्युएशन करते हैं डॉग टेस्ट से। डॉग टेस्ट नहीं, डाई ऑक्टाइल थैलेट। डाई ऑक्टाइल थैलेट का जो धुआं होता है इस तरीके से वो हम यहाँ पे पास आउट करने की कोशिश करते हैं। डाई ऑक्टाइल थैलेट का जो भी आपका पार्टिकुलेट होता है वो 0.3 माइक्रोमीटर साइज से बड़ा होता है। अगर मान लो वो फ्यूम्स इसमें से पास आउट हो जाए तो इसका मतलब यहाँ पे हिपा फिल्टर में कहीं ना कहीं छेद है या फिर ब्रेक डाउन हो रखा है जिससे कि ये पास आउट हो रहा है। तो डाइऑक्टाइल थैलेट से हम इसकी फ्यूम से हम इसका इवेल्युएशन करते हैं और ये हम एवरी 6 मंथ में एक बार करते हैं। हर एक 6 मंथ में एक बार इसका इवेल्युएशन करते हैं स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कि प्रॉपर स्टेराइल एयर अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है, या फिर कोई हिपा फिल्टर के अंदर कोई छेद वगैरह तो नहीं हो, ठीक है ना, उसको चेक करने के लिए।
तो देखिए ये HEPA फिल्टर भी जब हम स्टेराइल वर्किंग करते हैं तो वहाँ पे हम काम में लेते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा गया है। ग्रेड फर्स्ट एरिया कौन सा है? क्लास 100 जहाँ पे एसेप्टिक प्रिपरेशन होती है, एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब हम देख लेते हैं और कौन-कौन से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। एक तो हम देख लेते हैं फॉर्मुलेशन एडिटिव्स फॉर पेरेंटल। अगर हम पेरेंटल बना रहे हैं तो उसमें क्या-क्या एडिटिव्स हम मिला सकते हैं। जैसे सबसे पहला हो गया व्हीकल। व्हीकल में हम क्या-क्या मिला सकते हैं? एक तो हो गया एक्वस व्हीकल। एक्वस व्हीकल में हम NaCl इंजेक्शन हो गया, रिंगर इंजेक्शन हो गया, डेक्स्ट्रो इंजेक्शन हो गया, लैक्टेट रिंगर इंजेक्शन हो गया। इसको हम व्हीकल के रूप में भी काम में ले सकते हैं और डायरेक्टली इसको हम पुट भी लगा भी सकते हैं, ठीक है ना, पेशेंट के। दूसरा है वाटर मिसिबल व्हीकल। वाटर मिसिबल व्हीकल में इथाइल एल्कोहल को हम यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड का इंजेक्शन हमें प्रिपेयर करना है तो हम इथाइल ग्लाइकोल को यूज करते हुए कार्डियक ग्लाइकोसाइड को उसमें डिजोल्व करके उसका इंजेक्शन बनाते हैं। साथ ही साथ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल 300, 400, 600। देखिए 300, 400, 600 है ना, ये पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल के मोलिकुलर वेट के अनुसार इसका नाम दे रखा है 300, 400, 600। ये भी हम यूज में ले सकते हैं वाटर मिसिबल व्हीकल के रूप में। और ये जनरली बारबिचुरेट्स की प्रिपरेशन में काम में लेते हैं, पॉलीइथाइलिन प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को। इसके अलावा नॉन एक्वस व्हीकल में भी हम पेरेंटल प्रिपरेशन को ऐड कर सकते हैं। जो आपकी हार्मोनल प्रिपरेशन होती है उसमें हम नॉन एक्वस व्हीकल यूज करते हैं। नॉन एक्वस व्हीकल में हम फिक्स्ड ऑयल को, कॉर्न ऑयल को, कॉटन सीड ऑयल को, पीनट ऑयल को या फिर सीसम ऑयल को यूज करते हैं एज ए व्हीकल। देखिए ये जो जितने भी नॉन एक्वस व्हीकल हैं, फिक्स्ड ऑयल या कॉर्न ऑयल वगैरह, ये जनरली वेजिटेबल ओरिजिन के होते हैं और इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है। यानी जो भी ड्रग आप इसके अंदर ऐड करके प्रिपरेशन बनाएंगे तो उनका ऑक्सीडेशन जनरली फास्ट नहीं होता है। ऑक्सीडेशन ये को होने से ये प्रिवेंट करते हैं। देखिए ये तो हो गया आपके पेरेंटल प्रिपरेशन बनाते समय कौन कौन से हम व्हीकल यूज में लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्लास कंटेनर हम काम में लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं, पहले तो टाइप्स ऑफ वाटर देख लेते हैं, उसके बाद में ग्लास कंटेनर देखेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए है ना, कि कौन कौन सा टाइप्स ऑफ वाटर है, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला हो गया आपका प्योरीफाइड वाटर। देखिए प्योरीफाइड वाटर को डिस्टिलेशन या फिर आयन एक्सचेंज मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। इसमें पायरोजन फ्री नहीं होता है। पायरोजन क्या होते हैं? जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो अपने बॉडी के अंदर लाइपोपॉलीसेकेराइड्स वगैरह कुछ इस तरीके से सीक्रेट करते हैं जो कि बॉडी के टेम्परेचर को राइज कर देते हैं। पायरोजन का काम क्या होता है? बॉडी के टेम्परेचर को राइज करना। तो ये पायरोजन फ्री नहीं होता है प्योरीफाइड वाटर, इसमें पायरोजन प्रेजेंट रहते हैं। अगर प्योरीफाइड वाटर को हम काम में लेंगे तो इससे क्या होगा? इससे बॉडी टेम्परेचर राइज होने का चांसेस रहता है, पेशेंट को फीवर आने के चांसेस रहते हैं ना। तो ये फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट के रूप में ही काम में लिया जाता है जनरली। और उसमें जो आपका पेरेंटल प्रिपरेशन है वहाँ पे काम में नहीं लिया जाता है। देखिए नेक्स्ट है वाटर फॉर इंजेक्शन। ये इंजेक्शन में काम में लिया जाता है। ये डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। इसमें सॉलिड कंटेंट 10 पार्ट पर मिलियन तक रहता है, यानी 10⁻6 पार्ट में देखें तो 10 पार्ट्स रह सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन यानी 1 मिलियन के अंदर 10 पार्ट्स रह सकते हैं। इसे जनरली 5 डिग्री सेल्सियस से लेके 80 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर किया जाता है। ये जनरली स्टेराइल नहीं होते हैं, ठीक है ना, नॉट स्टेराइल, ये स्टेराइल नहीं होते हैं। और जब कभी भी हम इसे यूज करें तो इसे विद इन 24 आवर्स में इसको यूज कर लेना होता है। इनमें जो कंडक्टिविटी होती है शुड नॉट मोर देन 1 माइक्रोमोल इनकी कंडक्टिविटी होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है स्टेराइल वाटर पोर इंजेक्शन। जो कि हम वाटर पोर इंजेक्शन को अगर स्टेराइल कर दे तो वो क्या बन जाएगा? स्टेराइल वाटर पोर इंजेक्शन। ये डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस से बनाया जाता है। ये पायरोजन फ्री होता है और इसमें जो सॉलिड कंटेंट होता है वो 20 से लेके 40 पार्ट है। यहाँ पे सॉलिड कंटेंट का दोनों में ही क्वेश्चन पुटअप होता है। वाटर पोर इंजेक्शन में सॉलिड कंटेंट 10 पार्ट्स पर मिलियन होता है और स्टेराइल वाटर पोर इंजेक्शन में 20 से लेके 40 पार्ट्स पर मिलियन हो सकता है। ये देखिए सिंगल डोज कंटेनर में काम में आते हैं, यानी एक बार हमने काम में ले लिया तो उसको हम रख नहीं सकते। अगर रखेंगे तो हमें उसमें क्या मिलाना पड़ेगा? प्रिजर्वेटिव मिलाना पड़ेगा। तो स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन सिंगल डोज कंटेनर में काम में आते हैं। दीज आर आल्सो यूज्ड टू रिकंस्टिट्यूट स्टेराइल सॉलिड्स एंड डाइल्यूट स्टेराइल सॉल्यूशन। कई बार आपने देखा होगा कि स्टेराइल सॉलिड्स होता है वायल्स के अंदर, उसमें पैक होता है, तो उसको वापस रिकंस्टिट्यूट करना होता है तो वहां पे ये काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर पोर इंजेक्शन। इसके अंदर हम बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट
यूज में लेते हैं, जिससे कि हम इसको सिंगल डोज में भी काम में ले सकते हैं और मल्टीपल डोज में भी काम में ले सकते हैं। मल्टीपल डोज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो आपके पास एक इंजेक्टेबल है या पेरेंटल प्रिपरेशन है, तो उसको उसमें एक डोज आपने अभी लगा ली, एक डोज आप दोपहर में लगाएंगे, एक डोज आप उसी में से विड्रॉ करके इवनिंग में लगाएंगे। इस तरीके से यानी एक डोज आपने एक पेशेंट के अलग लगा ली, दूसरी डोज आपने दूसरे पेशेंट के लगा ली। तो इस तरीके से आप मल्टीपल डोज में भी बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर इंजेक्शन काम में लेते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट मिले हुए रहते हैं, जिससे कि अगर अपन बार बार इसमें से कंटेनर से अपन बाहर निकालेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है ना। तो ये सिंगल डोज और मल्टीपल डोज दोनों में ही काम में लिया जाता है बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर इंजेक्शन। इसको भी डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस से ऑब्टेन किया जाता है। ये भी पायरोजन फ्री है। देखिए यहाँ पे पायरोजन फ्री कौन सा नहीं है, प्योरीफाइड वाटर इज नॉट पायरोजन फ्री, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए कौन सा इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। देखिए 10 to 15 डिग्री का एंगल मानते हुए अगर हम इंजेक्शन लगाएं तो वो आपका इंट्राडर्मली लगेगा। ये इंट्राडर्मल रूट है, ठीक है ना, डर्मिस के अंदर लग रहा है, ये डर्मिस पार्ट है। सेकेंड हो गया आपका सबक्यूटेनियस, जहाँ पे आप 45 डिग्री तक एंगल यूज लेते हुए सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं। ये रहा आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगाने के लिए आपको 45 डिग्री तक का एंगल चाहिएगा। थर्ड हो गया आपका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। देखिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जब भी लगाते हैं तो 90 डिग्री एंगल से इसको इंजेक्ट करके लगाते हैं ये मसल्स के ऊपर, तो ये आपका इंट्रामस्कुलर हो गया। देखिए आप कभी कभी यहाँ से रिलेटेड एंगल भी पूछा जा सकता है, वैसे नर्सिंग में ये ज्यादा पूछा जाता है इसका एंगल, बाकी फिर भी आपको भी मालूम होना चाहिए कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए 90 डिग्री एंगल, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए 45 डिग्री एंगल और इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए 10 to 15 डिग्री एंगल इसमें लिया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो अलग अलग रूट थे वो कहाँ कहाँ पे लगाए जाते हैं और इसके लिए कोई क्या स्पेसिफिक पॉइंट है। सबसे पहले हाइपोडर्मल या फिर सबक्यूटेनियस रूट, जो कि स्किन के अंडर इंजेक्टेड अंडर स्किन लेयर लगाया जाता है। अगर हम इसके स्पेसिफिक पॉइंट देखें तो एक्वस या फिर ऑयली सस्पेंशन है या फिर ऑयली सॉल्यूशन है, कैन नॉट बी गिवन सबक्यूटेनियसली। इनको हम कभी भी सबक्यूटेनियसली नहीं लगाते। जो सस्पेंशन है, चाहे वो एक्वस हो या ऑयली सस्पेंशन हो, और जो ऑयली सॉल्यूशन है उनको कभी भी सबक्यूटेनियस नहीं लगाया जाता है। और अगर हम इंसुलिन इंजेक्शन की बात करें, देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंसुलिन इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है, कौन से रूट से लगाया जाता है, तो सबक्यूटेनियस रूट से इंसुलिन इंजेक्शन लगाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। सेकेंड है इंट्राडर्मल या फिर इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन। देखिए ये डर्मिस में लगाया जाता है, इसका जो वॉल्यूम होता है 0.1 से लेकर 0.2 ml तक होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन का वॉल्यूम कितना होता है, तो 0.1 से लेकर 0.2 ml तक होता है। देखिए ये कहाँ लगाया जाता है, इट इज यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। आपने देखा होगा डायग्नोस्टिक पर्पज करना है किसी भी ड्रग का, या फिर ड्रग की सेंसिटिविटी टेस्टिंग करनी है, तो वहां पे इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है। या फिर जैसे ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है, जहाँ पे अपन ट्यूबरकुलिन की सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, तो वहां पे इंट्राडर्मल या फिर इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर रूट, जिसे हम आईएम रूट भी बोलते हैं, जो मसल्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, डेल्टोइड मसल्स वगैरह यहाँ पे इंजेक्टेड इनटू मसल्स। और इसका जो वॉल्यूम रहता है वो रहता है 2 से लेके 4 ml। कितना रहता है, 2 to 4 ml। यहाँ पे एक्वस या फिर ऑयली सस्पेंशन या फिर ऑयली सॉल्यूशन को भी हम आईएम दे सकते हैं, चाहे एक्वस सस्पेंशन हो या ऑयली सस्पेंशन हो उसको, और ऑयली सॉल्यूशन हो उसको भी हम इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। देखिए ऑयली प्रिपरेशन अगर हम इंट्रामस्कुलर देंगे ना, तो वहां पे वो क्या बना देगा, डिपोट फॉर्मेशन बना देगा, डिपो बन जाएगा, और धीरे धीरे वहां से ड्रग रिलीज होगी, है ना, धीरे धीरे उसका एब्जॉर्प्शन होगा और धीरे धीरे ड्रग रिलीज होगी अगर ऑयली प्रिपरेशन होगी। नेक्स्ट है इंट्रावीनस रूट, जिसे हम आईवी रूट भी बोलते हैं, जिसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी रहती है। देखिए हमने फार्माकोलॉजी में पढ़ा था, इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% रहती है, यानी जितनी ड्रग्स हम देंगे वो सीधी की सीधी सारी की सारी सिस्टेमिक रूट में जाएगी, है ना। ये वेन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ पे हम 500 ml से लेके इससे भी ज्यादा इन्फ्यूजन तक इंजेक्ट कर सकते हैं। जो इन्फ्यूजन होते हैं उनको हम इसमें इंजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ओनली एक्वस प्रिपरेशन दी जाती है, इस चीज का आप ध्यान रखें। ऑयली सॉल्यूशन कहाँ दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर। तो जो एक्वस प्रिपरेशन है वो ओनली एक्वस प्रिपरेशन ही दी जाती है आईवी रूट से। यहाँ पे देखिए सस्पेंशन को इंजेक्ट नहीं किया जाता है आईवी रूट से, जनरली सस्पेंशन को इंजेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि सस्पेंशन क्या करता है, कई बार अगर मान लो उसका पार्टिकल बड़ा सा आ गया तो छोटी सी कोई वेन होगी तो उसको वो ब्लॉक कर देगा, है ना। तो उसके ब्लॉकेज से
ब्लॉकेज, ये कैपिलरीज के अंदर ब्लॉकेज कर सकता है। इसलिए सस्पेंशन को कभी भी हम डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं देते हैं, इंट्रावेनस रूट में नहीं देते हैं। सस्पेंशन आर नॉट इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, इट मे कॉज ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरीज। नेक्स्ट आपका इंट्राथिकल रूट। इंट्राथिकल का मतलब क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, उसमें इंजेक्ट किया जाने वाला रूट है, वो इंजेक्शन इनटू स्पाइनल कॉर्ड आपका इंट्राथिकल रूट में कहलाएगा। और यहाँ पे हम लेस देन 20 ml वॉल्यूम यूज में लेते हैं। ये जनरली स्पाइनल एनेस्थीसिया या फिर स्पाइन में अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स के रूप में इसको हम काम में लेते हैं। अब देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे पूछे जाते हैं वो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट से रिलेटेड। इन कौन कौन से एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम इसमें काम में लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो भी आपके पेरेंटल प्रोडक्ट है उसमें हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट और उनकी कंसंट्रेशन देख लेते हैं। फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ये 0.002% में दिया जाता है। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ये 0.002% कंसंट्रेशन में काम में लिया जाता है। थायोमर्सल, बेंजालकोनियम क्लोराइड, बेंजथोनियम क्लोराइड, ये तीनों ही 0.001% में काम में लिए जाते हैं। फिनोल, क्रिसोल एंड क्लोरोब्यूटेनॉल की बात करें तो ये तीनों ही 0.5% की कंसंट्रेशन में काम में लिए जाते हैं। प्रोपाइल एल्कोहल की बात करें तो 0.02% की कंसंट्रेशन में काम में लिया जाता है एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ये क्या करते हैं कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं, जो भी आपके माइक्रोब्स है उसमें डेवलप हो रहे हैं तो उसको डेवलप नहीं होने देते हैं। यानी जो भी आपकी मल्टीपल डोज कंटेनर है वहां पे हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट काम में लेते हैं। इसके अलावा फिनाइल मर्क्यूरिक बेंजोएट, वहां पे 0.1% ये काम में लिया जा सकता है। देखिए अगर ओलिजिनस प्रिपरेशन है, जो ऑयली प्रिपरेशन है, तो वहां हमें कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट काम में नहीं लेना, क्यों नो एंटी माइक्रोबियल एजेंट इज इफेक्टिव इन ओलिजिनस प्रिपरेशन। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर सिंगल डोज कंटेनर है, कैसा है, सिंगल डोज कंटेनर, एक बार में ही अपन को उसको पूरा का पूरा इंजेक्शन को काम में लेना है, या फिर बल्क पेक डोज है, बल्क पेक यानी खूब सारा बड़ा पेक है, बल्क पेक डोज, जैसे आपने देखा होगा रिंगर लेक्टेट का RL का सॉल्यूशन आता है D5 D10 या डेस्टोज, वो बड़ी सी बोतल आती है बल्क पेज में, एक में, तो उनके अंदर आपको कभी भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट काम में नहीं लेना रहता है। इनके अंदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं होता है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंगल डोज कंटेनर में हम और बल्क पेक डोज में हम कभी भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं डालते हैं। सिंगल डोज में तो इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि वहां पे हमने एक ही बार उसको यूज में लेना है, तो बार बार तो हम उसमें ओपन करके लेंगे नहीं, तो वो अगर स्टेराइल प्रिपरेशन है तो वो स्टेराइल ही रहेगी, है ना। और बल्क पैक में इसलिए नहीं लेते हैं कि अगर बल्क पैक में हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट देंगे, डालेंगे, तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट की क्वांटिटी काफी हो जाएगी, तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसान कर सकती है। तो बल्क पैक डोज में भी हम नहीं डालते हैं और बल्क पैक को भी हम जनरली एक ही बार में यूज में ले लेते हैं। देखिए लार्ज वॉल्यूम सिंगल डोज कंटेनर नॉट कंटेन एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड प्रिजर्वेटिव। अगर लार्ज वॉल्यूम सिंगल डोज कंटेनर है तो उसमें भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट और प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों, स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ सच प्रोडक्ट लाइक टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। जो भी आपके टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर D5 D10 GNS DNS ये आते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर स्पेशल केयर लेनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर हमें चेक करते रहना चाहिए कहीं अंदर फंगस का ग्रोथ तो नहीं हो गया या फिर कोई बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो गया, वो हमें विजुअली चेक करके उसके बाद नहीं उसको यूज में लेना चाहिए, जिससे कि हमें पता रहे कि उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन है या नहीं। ठीक है? अब हम बात करते हैं इसके बाद में कुछ एडेड सब्सटेंस के बाद लिए कि कौन कौन से सब्सटेंस इसमें एड किए जा सकते हैं। सबसे पहला है बफर। बफर क्या करता है, दीज स्टेबलाइज सॉल्यूशन अगेंस्ट केमिकल डिग्रेडेशन, जैसे कि सिट्रेट बफर, फॉस्फेट बफर, एसीटेट बफर, ये केमिकल डिग्रेडेशन से रोकते हैं, है ना, केमिकल डिग्रेडेशन नहीं होने देते हैं, जो भी आपका सॉल्यूशन है उसको स्टेबलाइज करते हैं। सेकंड इसमें क्या ऐड किया जा सकता है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में देखिए वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, जो कि 0.1% मोस्टली यूज में किया जाता है, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ सोडियम बाइसल्फाइड और एस्कोर्बिक एसिड, ये तीनों ही वाटर सोल्यूबल जो भी आपके पेरेंटल है उसमें एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मिलाए जाते हैं। और अगर ऑयल सोल्यूबल पेरेंटल्स है तो वहां पे ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोल्यून, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, जिसे हम BHT एंड BHA भी बोलते हैं, एंड विटामिन E, इन तीनों को यूज में लेते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट। BHT
ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोन, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका बल्किंग सब्सटेंस या फिर टोनिसिटी मॉडिफायर। टोनिसिटी मॉडिफायर का मतलब जो उसकी टोनिसिटी को मेंटेन करता है, आइसोटोनिक बनाए रखता है, या फिर कुछ बल्क उसका बल्क इंक्रीज करने के लिए काम में लेते हैं। इसमें आप जो सब्सटेंस काम में लेंगे उसका एग्जांपल है ग्लिसरीन, मेनिटोल, लैक्टोज, डेक्सट्रोज, सोर्बिटोल एक्सेट्रा। इनको आप बल्किंग सब्सटेंस में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सब्सटेंस आप पेरेंटल में यूज करते हैं वो है चिलेटिंग एजेंट, जैसे कि ईडीटीए डाइसोडियम। ईडीटीए का पूरा नाम क्या है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। क्या नाम है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा गया, ईडीटी की फुल फॉर्म क्या है ना। तो चिलेटिंग एजेंट में हम ईडीटीए डाइसोडियम, एडिटेड कैल्शियम डाइसोडियम ये काम में लेते हैं। प्रिजर्वेटिव के रूप में हम मर्क्यूरियल्स काम में ले सकते हैं जो कि बैक्टीरियोसिटिक नेचर का होता है। इसके अलावा स्टेबलाइजर एंड सोल्यूबलाइजर या फिर वेटिंग एजेंट या एमल्सिफायर हम काम में लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से पुट अप होता है पेरेंट, ये आपका पार्ट, यानी कौन कौन से ग्लास कंटेनर आप काम में लेते हैं पेरेंटल्स के अंदर। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पुट अप होता है कि कौन कौन से टाइप ऑफ ग्लास कंटेनर है जो आप पेरेंटल या फिर स्टेराइल प्रोडक्ट में काम में लेते हैं। तो देखिए ग्लास कंटेनर को जनरली 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ। ये 4 आपके ग्लास कंटेनर है। देखिए टाइप फर्स्ट का नाम है आपका हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। टाइप फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं? हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है। और इसके लिए पाउडर्ड ग्लास टेस्ट किया जाता है, यानी ग्लास को पाउडर करके फिर उसके बाद में ग्लास का टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। टाइप फर्स्ट को हमेशा हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास ही कहते हैं। देखिए इस टाइप फर्स्ट को यही नाम से जानते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है। टाइप सेकंड का नाम ये मत लिख लेना है, ये टाइप फर्स्ट का ही नाम है। और ये टाइप फर्स्ट कहाँ काम आता है? ये जनरली बफर्ड या फिर अनबफर्ड एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में काम आता है। अगर कोई बफर्ड एक्वस सॉल्यूशन है या फिर अनबफर्ड एक्वस सॉल्यूशन है तो उसको टाइप फर्स्ट क्लास में रखा जा सकता है। सेकंड है आपका टाइप सेकंड। टाइप सेकंड को ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास का कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं कई बार। टाइप फर्स्ट का क्या नाम है, टाइप सेकंड का क्या नाम है, टाइप थर्ड का क्या नाम है, टाइप फोर का क्या नाम है। तो ये चारों नाम आपको एडिटिव याद रखना है। टाइप थर्ड को हम सोडा लाइम ग्लास कहते हैं और टाइप फोर को जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास कहते हैं। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ देखिए इन सबका अगर हम टेस्ट देखें तो सभी का टेस्ट पाउडर ग्लास टेस्ट है एक्सेप्ट दिस। टाइप सेकंड का जो टेस्ट है वो क्या है? वाटर अटैक टेस्ट। इसका टेस्टिंग हम कैसे करते हैं? वाटर अटैक से। बाकी सबका टेस्ट कैसे करते हैं? पाउडर ग्लास टेस्ट से। तो आपको ये भी ध्यान रखना है टाइप सेकंड के लिए वाटर अटैक टेस्ट किया जाता है, या फिर यूं कह सकते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास के लिए वाटर अटैक टेस्ट किया जाता है। देखिए अगर हम इसका यूज देखें तो बफर्ड एक्वस सॉल्यूशन विद pH 7 ड्राई पाउडर एंड ओलिजिनियस सॉल्यूशन को हम टाइप सेकंड क्लास में रखते हैं। ड्राई पाउडर एंड ओलिजिनियस सॉल्यूशन को हम टाइप थर्ड क्लास में रखते हैं। और जो टाइप फोर क्लास है जिसे हम बोलते हैं जनरल पर्पज सोडा लाइम, ये पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए यूजफुल नहीं है, नॉट फॉर पेरेंटल यूज। तो ये कहाँ यूजफुल है? इट इज यूज फॉर टेबलेट, कैप्सूल, ओरल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये आपका टेबलेट, कैप्सूल, ओरल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में काम में आता है। देखिए पाउडर ग्लास टेस्ट की बात करें, ये पाउडर ग्लास टेस्ट कहाँ कहाँ किया जाता है? टाइप फर्स्ट, टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ में। तो पाउडर ग्लास टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन ग्राउंड साइज ग्लास पार्टिकल। तो भी आपके ग्लास पार्टिकल है, चाहे वो टाइप फर्स्ट के हो, टाइप थर्ड के हो या टाइप फोर के, उनको हम ग्राउंड साइज कर देंगे ग्लास के पार्टिकल को और फिर उसके बाद में पाउडर ग्लास टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसी तरीके से वाटर अटैक टेस्ट की बात करें तो वाटर अटैक टेस्ट में अपन होल कंटेनर काम में लेते हैं, फिर उसके ऊपर वाटर अटैक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। पाउडर ग्लास में तो पाउडर जो भी आपके ग्लास है उसको हम पहले ग्राउंड साइज कर देंगे, बिल्कुल छोटे छोटे कर देंगे, फिर उसके ऊपर हम ये टेस्ट लेंगे। जबकि वाटर टेस्ट में हम होल कंटेनर को काम में लेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पुटअप होता है, तो ये टाइप ऑफ ग्लास कंटेनर और उसके टेस्ट के बारे में आप अच्छे से लर्न कीजिए। देखिए नेक्स्ट है आपका इवेल्युएशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट। जो अपन पेरेंटल प्रोडक्ट है उसका इवेल्युएशन कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए पेरेंटल प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, एक तो होती है एम्प्यूल्स। देखिए एम्प्यूल्स का डायग्राम यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा का पूरा कांच से बना हुआ है एम्प्यूल्स, है ना। और ये है वायल्स, वायल्स भी आपको सामने दिखाई दे रही। ये है आपकी वायल्स। वायल्स के अंदर पाउडर रह सकता है, सॉलिड फॉर्म रहता है या फिर लिक्विड फॉर्म भी रह सकता है।
जब कभी भी हम सॉलिड फॉर्म होगा तो इस एम्प्यूल्स को या फिर स्टेराइल वाटर को इसके अंदर डाल के और इसको बढ़िया से सेक करके फिर काम में लेते हैं बायस में, अगर पाउडर है तो, है ना। देखिए जो इवेल्युएशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट देखें तो सबसे पहला टेस्ट होता है लीकर टेस्ट। लीकर टेस्ट का नाम है पैकेजिंग इंटीग्रिटी टेस्ट, जो कि एम्प्यूल्स के लिए ही किया जाता है। देखिए इसमें क्या करते हैं, 1% मिथाइलिन ब्लू डाई लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सी डाई काम में लेते हैं, 1% मिथाइलिन ब्लू डाइज। और ये किसके लिए होता है, ओनली फॉर एम्प्यूल्स। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लीकर टेस्ट किसके लिए होता है, एम्प्यूल्स के लिए, यानी ये वाली जो एम्प्यूल्स है ना कांच की बनी हुई, इसके लिए लीकर टेस्ट होता है। देखिए आपने कई बार देखा होगा यहाँ पे एक बिंदी रहती है हल्की सी, ऐसे जो आपकी एम्प्यूल्स होते हैं ना वहाँ ऐसी बिंदी रहती है, तो इसका मतलब क्या है, उस पर लीकर टेस्ट परफॉर्म कर रखा है, ब्लू कलर की रहती है। देखिए जितनी कितनी भी ये एम्प्यूल्स है इनको इसको फिलिंग कर दिया आपने, ठीक है ना। फिलिंग करने के बाद में 1% मिथाइलिन ब्लू की डाई है, उसके अंदर उन सभी एम्प्यूल्स को डाला जाता है, ठीक है ना। कंप्लीटली फिलअप होने के बाद में स्टेराइल प्रिपरेशन को, और फिर उनको वैक्यूम यूज किया जाता है। अगर मान लो कोई एम्प्यूल्स डिफेक्टिव होगी, यानी कुछ ब्रोकन होगी या हल्का सा उसमें छेद होगा, तो वो क्या होगा, जो डाई है वो डाई इसके अंदर चली जाएगी, अंदर की तरफ चली जाएगी, तो ये जो आपका प्रोडक्ट है वो कलर्ड हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो सीलिंग है, सील है, वो पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, वो डिफेक्टिव है, इसलिए वो कलर्ड हो गई। तो ऐसी एम्प्यूल्स को हम डिस्कार्ड कर देंगे। वो डिफेक्टिव एम्प्यूल है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और जिसमें ये ब्लू कलर, ये मिथाइलिन ब्लू का कलर नहीं आया है, ठीक है ना, कलर नहीं आया है, तो उसको हम अलग से सेपरेट आउट करके उसको वापस अच्छे से वॉश करके काम में ले, हमें पता चल जाएगा कि कौन सी एम्प्यूल्स है उसकी पैकिंग एकदम प्रॉपर है। अगर मान लो उसकी पैकिंग की इंटीग्रिटी प्रॉपर है तो वो एम्प्यूल्स एकदम क्लियर रहेगी। और अगर मान लो वो लीक टेस्ट करती है, उसमें थोड़ा सा भी लीकेज है, तो वहाँ पे 1% मिथाइलिन ब्लू डाई के कारण उसके अंदर कलर चला जाएगा। तो लीकर टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एम्प्यूल्स के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्या काम में लेते हैं, 1% मिथाइलिन ब्लू डाई काम में लेते हैं और वैक्यूम यूज करते हैं, ये भी पूछा गया है। इसके बाद में जो सेकंड टेस्ट है वो है क्लैरिटी टेस्ट। क्लैरिटी टेस्ट में हम डायरेक्ट उसको नेफेलोमीटर, जिसमें लाइट स्कैटरिंग होती है, उसके द्वारा उसकी क्लैरिटी चेक करते हैं कि उसके अंदर कुछ माइक्रोबियल पार्टिकल्स वगैरह कुछ तो नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ हम काउंटर काउंटर से उसका लाइट एब्जॉर्प्शन और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो इन दोनों से हम क्लैरिटी चेक करते हैं। कौन कौन से हो गया आपका, नेफेलोमीटर एंड काउंटर काउंटर मेथड से। थर्ड हो गया आपका पायरोजन टेस्ट। देखिए पायरोजन टेस्ट के बारे में भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। देखिए 3 रेबिट लेते हैं हम जनरली, और उसमें फीवर का रेस्पॉन्स देखते हैं, फीवर आया या नहीं आया, उसकी बॉडी टेम्परेचर हम मेजर करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर राइज हुआ है, तो इसका मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसमें पायरोजन था, तभी उसका रेबिट का बॉडी टेम्परेचर राइज हुआ। अगर राइज नहीं हुआ, नॉर्मल है, तो इसका मतलब वो पायरोजन फ्री। देखिए इसके लिए एक फीवर रेस्पॉन्स चेक किया जाता है रेबिट्स के अंदर। इसके अलावा लाल टेस्ट किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है लाल टेस्ट का। लाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर पायरोजन। पायरोजन है या नहीं है उसके लिए लाल टेस्ट यूज में लिया जाता है। लाल का पूरा नाम है लिमुलस अमीबोसाइट लाइजेट। लाल टेस्ट को क्या बोलते हैं, लिमुलस अमीबोसाइट लाइजेट टेस्ट भी बोलते हैं। और ये किस पे बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन जेलिंग ऑफ पायरोजेनिक प्रिपरेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइजेट ऑफ अमीबोसाइट ऑफ फोर्स सुक्रेप। ये जो लिमुलस अमीबोसाइट लाइजेट है ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, फोर्स सुक्रेप से ऑब्टेन किया जाता है। और जब कभी भी पायरोजन प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेगा, उस लाइजेट में जेलिंग बना देगा, जेल बना देगा, उसको जेलीफाई कर देगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर पायरोजन प्रेजेंट है। तो इट इज बेस्ड ऑन जेलिंग ऑफ पायरोजेनिक प्रिपरेशन। अगर पायरोजेनिक प्रिपरेशन होगी तो वहां पे जेल फॉर्मेशन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइजेट ऑफ अमीबोसाइट ऑफ सुक्रेप। फोर्थ हो गया आपका स्टेरिलिटी टेस्ट। स्टेरिलिटी टेस्ट हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से या फिर डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये थे पेरेंटस के बारे में काफी कुछ आपको जानकारी मिली होगी। अब हम देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ से पुट अप होते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है द कंसंट्रेशन ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट इन सिंगल डोज पेरेंटल प्रिपरेशन। अगर सिंगल डोज पेरेंटल प्रिपरेशन है तो वहां पे फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट की कंसंट्रेशन एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट कितनी होगी। ऑप्शन ए है 0.02%, ऑप्शन बी है 0.002%,
ऑप्शन सी है 0.2% एंड ऑप्शन डी है नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी नॉट रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पे किसके लिए पूछा है, सिंगल डोज कंटेनर के लिए। देखिए सिंगल डोज पेरेंटल प्रिपरेशन में एंटी माइक्रोबियल एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, हमने पहले ही बताया था, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी नॉट रिक्वायर्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए वाटर अटैक टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन द, वाटर अटैक टेस्ट किस पे परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन है टाइप फर्स्ट क्लास, ऑप्शन बी है टाइप सेकंड क्लास, ऑप्शन सी है टाइप थर्ड क्लास एंड ऑप्शन डी है टाइप फोर्थ क्लास। तो आपको बताना है कि वाटर अटैक टेस्ट कहाँ पे परफॉर्म होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर देगा ऑप्शन बी यानी कि टाइप सेकंड क्लास। बाकी जितनी भी टाइप फर्स्ट क्लास है, टाइप थर्ड क्लास है, टाइप फोर्थ क्लास है, वहां पे पाउडर टेस्ट किया जाता है, जबकि वाटर अटैक टेस्ट आपका कहाँ किया जाता है, टाइप सेकंड क्लास में। बाकी टाइप फर्स्ट में, टाइप थर्ड में और टाइप फोर्थ में पाउडर्ड ग्लास टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। टाइप फर्स्ट ग्लास इज आल्सो कॉल्ड, टाइप फर्स्ट ग्लास को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, ऑप्शन बी ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ऑप्शन सी है सोडा लाइम ग्लास एंड ऑप्शन डी है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए यानी कि हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। ये आपका टाइप फर्स्ट ग्लास कहलाता है। टाइप सेकंड ग्लास को हम क्या बोलते हैं, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। टाइप थर्ड को बोलते हैं अपन सोडा लाइम ग्लास एंड टाइप फोर्थ को हम बोलते हैं जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। ये तो हो गया आपका फर्स्ट, ये तो आपका टाइप फर्स्ट हो गया, ये टाइप सेकंड हो गया, ये टाइप थर्ड हो गया एंड ये टाइप फोर्थ हो गया। ठीक है? अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरीके से, स्टेराइल एंड एसेप्टिक एरिया यूज्ड फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट, एरिया एसेप्टिक एरिया है जो पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए काम में आता है। ऑप्शन ए क्लास 10 रूम, ऑप्शन बी क्लास 100 रूम, ऑप्शन सी है क्लास 1000 रूम एंड ऑप्शन डी है क्लास 10,000 रूम। तो यहाँ पे आपका आंसर देगा ऑप्शन बी क्लास 100 रूम। देखिए आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आपके कोई भी फ्रेंड हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, हमारी टेस्ट सीरीज या फिर हमारे पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें बोले कि फार्मा कंसेप्ट ऐप जरूर डाउनलोड करें और वहां से बिल्कुल कम प्राइस में इन सबको आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लीकर टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द लीकेज ऑफ, लीकर टेस्ट इनमें से किसकी लीकेज को चेक करने के लिए परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन है एम्प्यूल्स, ऑप्शन बी है वायल्स, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन बी है नन। तो यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए यानी कि एम्प्यूल्स। एम्प्यूल्स के लिए लीकर टेस्ट किया जाता है 1% मिथाइलिन ब्लू के द्वारा। तो देखिए आपको फिर से बता देता हूँ कि हमारे इस कोर्स में हमने ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम का बैच, टारगेट जीपीटी एग्जाम बैच जो कि 2024-25 के लिए है, फार्मासिस्ट एग्जाम बैच, इन सब के बैच स्टार्ट कर दिए हैं। इनकी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ आपको हमारे ऐप पे मिल रही है। और जो इनकी प्राइस दे रखी है उसमें अभी हम लगभग 20 से लेके 40% तक डिस्काउंट लेके आते हैं हमेशा ही। तो इनको जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आपके लिए वो काफी अच्छी साबित हो सके बेचेज। और साथ ही साथ अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उसके लिए लेकर आए हम फार्मासिस्ट एग्जाम की टेस्ट सीरीज, जीपीएट एग्जाम की टेस्ट सीरीज, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की टेस्ट सीरीज एंड फार्मा एग्जिट एग्जाम की टेस्ट सीरीज, जो कि मात्र 500 रुपीज में है। और इसको अगर हम 40% डिस्काउंट तक परचेज करें तो वो आपको 300 तक मिलेगी, 30% तक करें तो वो आपको लगभग 350 तक मिलेगी। तो अलग अलग डिस्काउंट की रेंज चलती रहती है। तो आप जब भी ज्वाइन करें डिस्काउंट वाला जो ऑफर है उसको यूज में करते हुए करें। इनकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। हर एक क्वेश्चन का वहां पे आपको 360 डिग्री कवरेज भी मिलने वाला है, यानी फुल एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। तो वहां पे वीकली लाइव टेस्ट अपलोड होते रहते हैं, तो उससे भी जरूर ज्वाइन करने को अपने मित्रों को बोले, आप भी ज्वाइन करें। तो आज की क्लास अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। आशा है आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड